Hello everyone, welcome to the Competition Group Coaching Center. My name is Dr. रितु। आज हम मास्टर कैडर का एक टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो कि आपका प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। बट जो हमारा वाटर है, सपोज दिस इज प्लांट, एंड जो हमारा वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है सॉइल में, जो रूट हेयर्स हैं उसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो प्लांट के अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचता है उसके लिए कुछ मैकेनिज्म डिफाइन किए गए हैं। सो उन मैकेनिज्म का नाम है, फर्स्ट आपका मैकेनिज्म आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपका क्या होता है? डिफ्यूजन जो होता है ये एक रैंडम प्रोसेस होता है और एक पैसिव प्रोसेस होता है। ये आपका एक रैंडम एंड पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव मूवमेंट क्यों बोलते हैं हम इसको? पैसिव मूवमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें आपका कोई भी एनर्जी यूज नहीं होता है। जितने भी ट्रांसपोर्ट जो कि पैसिव बोले जाते हैं उसमें आपका कोई एनर्जी यूज नहीं होता। वो एनर्जी किसी भी के फॉर्म में हो, लाइक एटीपी के फॉर्म में हो, जीटीपी के फॉर्म में हो, या कोई भी एनर्जी हो, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका कोई एनर्जी नहीं होता है। जब कोई एनर्जी लगता ही नहीं है तो फिर ये होता कैसे है, फ्लो कैसे होता है आपके सॉल्वेंट का? बिकॉज फ्लो वो होता है आपके कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। अब वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस एक जगह पर हाई होगा और दूसरी जगह पर लो होगा। तो सपोज करिए कि आपका एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई है और एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपका लो है। देखिए, जो आपका सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका सॉल्यूट और प्लस होता है सॉल्वेंट। जहां भी मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूं, प्लांट के केस में यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। अगर मैं सॉल्वेंट बोल रही हूँ इट मीन्स यहाँ पर मतलब है वाटर से। सॉल्वेंट की टर्म में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो जो भी यहाँ ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ सॉल्वेंट की टर्म में बात कर रही हूँ, इट मीन्स वाटर की टर्म में बात कर रही हूँ। तो अगर आपका ये दो सॉल्यूशन है और यहाँ आपका दूसरा सॉल्यूशन है, दिस इज सपोज ये है Ca सॉल्यूशन और ये है आपका Cb सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है दोनों जगह। एक जगह है हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन और दूसरी जगह है आपका लो कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका जो इसमें मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हाई टू लो। तो यहाँ जो मूवमेंट होता है ये आपका हाई टू लो होता है। इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फ्लो करेगा मीन्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका ये फ्लो करेगा। तो जो आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है, मीन्स हाई टू लो। हाई टू लो किसके टर्म में मैं बात कर रही हूं? वो मैं बात कर रही हूं सॉल्वेंट के टर्म में। और जो आपका ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस सिर्फ एक तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, ये आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं। मीन्स कितनी स्पीड से आपका डिफ्यूजन होगा उसको डिफाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस को। तो फर्स्ट आता है आपका जो फैक्टर है वो आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, जितना ज्यादा दो सॉल्यूशन के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा।
तो अगर जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। सेकेंड जो आपका आता है जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर को राइज करेंगे आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड आता है आपका साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा, और अगर आपका मॉलिक्यूल स्मॉल होगा, साइज में स्मॉल होगा, तो आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो बढ़ जाएगा। दूसरा जो मैकेनिज्म है ये जो डिफ्यूजन है ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, प्लस ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ही आपका काम करता है। अगर आपका जो डिस्टेंस है वो कम है तब आपका डिफ्यूजन काम करता है, बिकॉज जो डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन जो होता है ये आपका स्लो प्रोसेस भी होता है, स्लो प्रोसेस होता है और शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है, शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है। प्लांट के केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज दिस इज प्लांट, सपोज दिस इज प्लांट और ये आपका सॉइल है और ये आपका रूट्स हैं इसकी और ये रूट हेयर्स हैं। यहाँ से आपका वाटर एब्जॉर्ब किया रूट हेयर्स ने, और एब्जॉर्ब जो करता है ये जो एब्जॉर्ब करता है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से करता है, बिकॉज प्लांट की रूट के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा और बाहर जो है सॉइल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आपका शॉर्ट डिस्टेंस में जाएगा। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस में आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस काम करता है। सेकेंड जो आपका है ट्रांसपोर्ट में सेकेंड टर्म हम यूज करते हैं ऑस्मोसिस। ये क्या होता है, बेसिकली जो आपका ऑस्मोसिस होता है ये आपका स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो फिर फर्क क्या है डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में, क्योंकि दोनों ही स्पेशल, ये भी आपका स्पेशल केस हो गया डिफ्यूजन का, और आपने यहाँ पे दो सॉल्वेंट लिया है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिया है, एक में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और एक में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो है, तो फिर डिफरेंस कहाँ हुआ, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि जो आपका ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो होता है आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे जो आपका वाटर का मूवमेंट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सो प्लांट में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट में आपका प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका काम करता है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट में जो ये मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसमें आपका ऑस्मोसिस होता है। सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, देयर इज ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर कि आपका ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, बट द डिफरेंस इज कि आपका जो इसमें होता है मूवमेंट जो होता है वाटर का वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो जब आपका यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का और यहाँ लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होगा, आपका जो वाटर का मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और सपोज करिए कि आपका ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट डायग्राम में मैं डिफाइन कर सकती हूँ इसको
कि आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि सॉल्यूशन ए का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और सॉल्यूशन बी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाटर मूवमेंट जो होता है CA से CB की तरफ होगा, बिकॉज यहाँ पे हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है और ये लो है, और मूवमेंट जो होता है वो ऑलवेज आपका अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन होगा। इट मीन्स आपका वो हाई टू लो मूवमेंट होगा। तो आपका CA का लेवल जो है वो आपका कम होगा और CB का लेवल बढ़ जाएगा आफ्टर सम टाइम ऑस्मोसिस के बाद। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है फिर? ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो आपके इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे। तो मैं इस पे कितना मिनिमम प्रेशर लगाऊं कि ऑस्मोसिस आपका स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने पर आपका क्या होगा, आपका जो ये लेवल है CA और CB का ये इक्वल हो जाएगा ड्यू टू सम मिनिमम प्रेशर, और उस प्रेशर को, उस मिनिमम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के ग्रेडियंट के बेसिस पे हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ग्रेडियंट है उसके बेसिस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो आपने सुने होंगे। पहला है आपका हाइपरटोनिक, और दूसरा है आपका हाइपोटोनिक, और थर्ड है आपका आइसोटोनिक। तो ये जो सॉल्यूशन है व्हाट इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, इनमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें आपका डिफरेंस होता है एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हाइपर मीन्स हाई, हाइपो मीन्स लो, एंड आइसो मीन्स सेम। यहां पे हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होंगे, तो अल्टीमेटली सॉल्वेंट क्या होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा। हाइपो के केस में लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगी, अल्टीमेटली हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। और आइसोटोनिक, जैसा कि मैंने लिखा सेम, इसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। तो हम प्लांट के केस में बात करेंगे कि हम अगर किसी भी प्लांट सेल को, ये याद रखिएगा कि जो मूवमेंट है मैंने आपको जैसा कि बताया हाई टू लो मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं इन टर्म ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम 3 केस स्टडी करेंगे कि क्या होगा उस केस में अगर हम किसी प्लांट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, या फिर सेकंड केस होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, और थर्ड केस होगा आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट जो आपका केस है वो हम बात करेंगे कि अगर हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा। ये आपका कोई सॉल्यूशन है और ये है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यहाँ आपने कोई ये प्लांट सेल डाल दिया है। ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और इसमें आपने ये एक प्लांट सेल डाल दिया है। ये है आपका प्लांट सेल।
इस केस में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इट मींस आपका इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो अल्टीमेटली आपका इसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और मूवमेंट आपका किस साइड होना होता है, हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा वाटर। ठीक है, ये है। तो ये जो प्लांट सेल है और ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सॉरी इट इज हाइपो मीन्स लो सॉल्यूट होता है ना, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, लो सॉल्यूट है और आपका हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपका जो मूवमेंट होता है वो हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट में होता है। अब यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पे सेल के अंदर आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, तो मूवमेंट आपका क्या होगा, मूवमेंट आपका क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो मूवमेंट होगा वो होगा, जितना भी वाटर होगा वो आपका सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। वाटर एंटर्स इन द सेल, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और जो आपकी सेल है वो क्या कर जाएगी, स्वेल्व कर जाएगी। ठीक है, स्वेल्व कर जाएगी और उस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्जिड सेल। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जिसमें कि हाइपोटोनिक में क्या होता है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो आपका प्लांट सेल क्या होगा, प्लांट सेल जो होता है आपका अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा वाटर, और सेल आपका स्वेल कर जाएगा और आपका जो है सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। इसके अनदर केस, अगर हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होगा, अगर हम किस प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, सपोज दिस इज योर प्लांट सेल और ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इट मींस आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा बट सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, तो आपका जो वाटर है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज जो आपका मूवमेंट है वो हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब जब ये बाहर मूव करेगा तो आपका क्या होता है, प्लांट सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाएगा, बिकॉज वाटर बाहर आ जाएगा, सारा श्रिंक कर जाएगा, तो आपका जो सेल होता है वो, उसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं फ्लैसिड सेल हो जाएगा। ठीक है, फ्लैसिड सेल हो जाएगा, तो जो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और इस सेल को क्या बोलेंगे, इस सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हाइपरटोनिक। अब अगर मैं प्लांट सेल को डाल दूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वहां तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, तो उस केस में क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे डालने पर किसी भी प्लांट सेल को जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ही नहीं होगा तो वाटर का मूवमेंट होगा ही नहीं। सो जैसे ही हम सेल को डालेंगे तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो ये पूछे जाते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो आप अब बता सकते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस जो होता है, अगर हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो सेल आपका श्रिंक कर जाता है और फ्लैसिड हो जाता है। उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, और उस सेल को उस कंडीशन में बोला जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल।
इसके जस्ट एक अपोजिट प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। ये जस्ट अपोजिट होता है आपका प्लाज्मोलाइसिस का, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आता है। अगर हम इसका जस्ट उल्टा कर दें, प्लांट सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो आपका वही फ्लैसिड सेल्स बन जाएंगे। तो इट मींस जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल थी वो आपकी हो जाएगी डीप प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और इट मींस जो ये प्लाज्मोलाइसिस होती है ये कंडीशन आपकी होती है रिवर्सिबल। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सो जो आपका जो प्लाज्मोलाइसिस है और जो डीप्लाज्मोलाइसिस है उससे आपके क्वेश्चन आते हैं। और प्लांट सेल को आप किस सॉल्यूशन में डालेंगे तो प्लांट सेल का क्या बिहेव होगा, और जो आपका वाटर का मूवमेंट है या सेल को उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, वो आपसे सब पूछा जाता है। नेक्स्ट एक टर्म आती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आपका क्या होता है? एज यू ऑल नो कि आपका जो है रूट हेयर से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर्स करते हैं सॉइल से। बट रूट हेयर से लीव तक जाने का जो प्रोसेस है, रूट हेयर से या रूट से किसी भी न्यूट्रिएंट्स का या वाटर का वो कैसे आपके ऊपर लीव्स तक पहुंचता है प्लांट के केस में। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि यहां से यहां तक का आपका जो ये लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसेस होता है। बिकॉज रूट हेयर से रूट में आने का ये शॉर्ट डिस्टेंस प्रोसेस है। शॉर्ट डिस्टेंस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस या फिर पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। बट अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, रूट से लीव तक आपके किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, वाटर का मूवमेंट कराना है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसका? किसी भी सब्सटेंस का। थ्रू। अब ह्यूमन के केस में क्या होता है? आपने खाना खाया, ब्लड के थ्रू या ब्लड के फ्लो के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके हार्मोन्स या कोई भी केमिकल या आपका जो भी सर्कुलेशन में जो भी चीज़ आती है वो आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड होता है वो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन सेम अब वहाँ पर होता है आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लेकिन प्लांट के केस में तो ब्लड होता नहीं है। तो प्लांट के केस में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो होता है जाइलम और फ्लोएम। तो प्लांट के केस में दो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो नोट डाउन कीजिए, नोट कि आपका जो भी फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, फूड या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होगा, वो आपका करता है फ्लोएम। कोई भी फूड, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, उसका ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम के थ्रू। सेकेंड केस में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम के थ्रू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड प्लांट में किसके थ्रू होता है? तो वो होता है आपका फ्लोएम के थ्रू। और प्लांट में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है जाइलम के थ्रू। उसके बाद आता है कि जो वो वाटर मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, वाटर मूवमेंट की जो हम बात करते हैं उसमें आपका ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि आपका जो है सॉइल से
ऊपर लीव्स तक चला गया, वो एक ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। इसके लिए एक टर्म और यूज होती है एक्वापोरिन। एक्चुअली इट इज नथिंग, इट इज वाटर फिल्ड चैनल्स। ये वाटर फिल्ड चैनल्स जो होते हैं आपके प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू आपका वाटर का मूवमेंट होता है। अब आपका वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाता है रूट हेयर से। अब रूट में रेडियल बहुत सारे स्ट्रक्चर होती है। जो रूट स्ट्रक्चर होता है आपका, रूट में आपका होता है, अगर हम रूट स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट में जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है, जो आउटर वॉल होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर आपका आता है कॉर्टेक्स, फिर आता है आपका एंडोडर्मिस, और फिर आता है आपका जाइलम या फ्लोएम, इट मींस वेस्कुलर सिस्टम आता है आपका। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाद में रेडियल मूवमेंट पे, वाटर के मूवमेंट में काम आएगा। अब हमने बात किया कि हमारा जो वाटर है वो आपका रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद उसका फर्दर मूवमेंट कैसे होता है, कैसे वो रूट के बाकी पार्ट, रूट हेयर से बाकी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी पार्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हम उसको डिफाइन करते हैं रेडियल मूवमेंट of water, radial movement of water from root surface to other, or we can say vascular system of plant। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बताया है कि जो ये रेडियल मूवमेंट होता है रूट सरफेस से वैस्कुलर सिस्टम, रूट सरफेस से वैस्कुलर सिस्टम तक जो मूवमेंट होता है वाटर का, वो कैसे होता है। एक्चुअली में ये दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है, दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है। एक मैकेनिज्म को बोलते हैं, फर्स्ट मैकेनिज्म को बोलते हैं आपका एपोप्लास्टिक मूवमेंट, और दूसरा होता है आपका सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। तो क्या होता है आपका एपोप्लास्टिक मूवमेंट और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, और दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, और रूट की सेल वॉल से स्पेस में जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उसमें जो मूवमेंट होता है वाटर का, दिस मीन्स दिस। सेल वॉल से ये है आपका स्पेस, इस स्पेस में जो मूवमेंट होता है वाटर का वो होता है आपका एपोप्लास्टिक मूवमेंट। उसके बाद आता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। किसको बोलते हैं? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है ये मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम सेल टू सेल, एंड मीन्स प्लांट सेल टू सेल मूवमेंट होता है। ये प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में जाता है, सेल टू सेल। ये जो सेल टू सेल मूवमेंट की जो स्ट्रक्चर होती है, जो दो प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट रखता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। सो वी कैन से दैट अगर आपका मूवमेंट जो होता है सेल वॉल से स्पेस की तरफ जो मूवमेंट होता है, मीन्स ये सेल वॉल है, सेल वॉल से ये जो स्पेस है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक मूवमेंट। और जो मूवमेंट थ्रू द सेल्स होता है, मीन्स ये जो दो प्लांट सेल हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू, उस ये जो मूवमेंट होता है एक सेल से दूसरे सेल में, इसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो
प्लांट सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या करता है, आपका दो सेल को आपस में कनेक्ट करके रखता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो मूवमेंट फ्रॉम द सेल टू सेल उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम बात करते हैं रूट प्रेशर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि रूट प्रेशर क्या होता है। ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक कोई प्रेशर होगा। सपोज कीजिए रूट के ऊपर वाले पार्ट को, रूट के, सपोज दिस इज रूट प्लांट का कोई, और हम इसको यहां से कट कर ले जस्ट अबव द रूट, प्लांट को जस्ट अबव द रूट। तो हम कई बार क्या देखते हैं कि जैसे ही हम उसे तोड़ते हैं तो एक वाटरी सब्सटेंस हमें बाहर एकदम से पूरे थोड़े प्रेशर के साथ बाहर आता हुआ दिखाई देता है। तो वो जो जिस प्रेशर से वो जो लिक्विड बाहर निकलता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। और ये प्रेशर किसकी वजह से होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है। सो ये बहुत लो प्रेशर होता है और इससे हम रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम आता है मैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका आता है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप में हम बोलते हैं कि इसमें जो रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद जो ट्रांसपोर्ट होना होता है आपके लीव्स तक, रूट से लीव्स तक वाटर कैसे जाता है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, सॉरी, फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स, मीन्स जो मिट्टी के ऊपर हवा में रहते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, थ्रू जाइलम। वाटर है तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम के थ्रू। उस प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, सॉरी, वाटर from roots to aerial parts of the plant through xylem। जैसा कि आपका ये प्लांट है, ये लीव्स हैं और ये आपका सॉइल है और ये आपके रूट्स हैं। तो आपका रूट से यहाँ पे लीव्स तक ये वाटर जाना है, तो इस मूवमेंट को हमने क्या बोला, एसेंट। ये है आपका एसेंट ऑफ सैप। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सो ये जो मूवमेंट होगा जाइलम के थ्रू, जो भी मूवमेंट होगा वो होगा आपका यूनिडायरेक्शनल। एंड इन अदर केस जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है आपका बाई डायरेक्शनल। ठीक है, सो जो मूवमेंट होगा वाटर का फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द जाइलम, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जाइलम की एनाटॉमी का, जिससे अब हमने देखा कि यहाँ पे जो भी है, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो जाइलम के थ्रू हो रहा है वाटर का। जाइलम की बात करें तो जाइलम के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। जाइलम के स्ट्रक्चर में हमारा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, सेकंड होता है आपका जाइलम फाइबर, थर्ड होता है आपका ट्रैकियाइड्स, और फोर्थ होता है आपका जाइलम के एलिमेंट्स।
तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जाइलम में कौन सा डेड सेल होता है या डेड टिश्यू होता है। तो आपका इसका आंसर होता है कि ये जो ट्रैकियाइड्स होते हैं ये आपका डेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन सेल वॉल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन आपका ये ट्रैकियाइड जो होता है वो डेड होता है। ये आपके क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। उसके बाद हमने बोल दिया कि हमारा ट्रांसपोर्ट होता तो है रूट से लीव्स तक, फिर इसका जो मैकेनिज्म है वो होता कैसे, उसको कौन सा फोर्स है जो मूवमेंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल कराता है। सो हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है आपके एसेंट ऑफ सैप का। एसेंट ऑफ सैप का मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट व्यूज थे। कोई बोलता है कि रूट प्रेशर की वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस की वजह से, जिसके थ्रू वो आपका मूवमेंट होता है रूट से लीव्स तक। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको बोला कि रूट प्रेशर तो बहुत कम होता है, बिकॉज 0.3 होता है, रूट प्रेशर बहुत कम होता है, वो उतना फोर्स उतना प्रेशर डेवलप ही नहीं कर सकते कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आपका मूवमेंट हो सके फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स। सो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डिक्सन एंड जॉली। सो बहुत सारी थ्योरीज जो है इसके मैकेनिज्म के लिए दिया गया। सो जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है आपके डिक्सन एंड जॉली की। डिक्सन एंड जॉली ने क्या बोला, डिक्सन एंड जॉली ने एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम था ट्रांसपिरेशनल पुल। और इसी का सेकंड नेम है कोहेंशन टेंशन थ्योरी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज नथिंग, एक्चुअली इट इज अ evaporation of water. It is a process of evaporation of water from leaves. प्लांट की लीव से, बट ओनली इन डे टाइम, ओनली इन डे टाइम। सो ट्रांसपिरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब आपका वाटर का इवेपोरेशन होता है फ्रॉम द लीव्स, स्पेशली इन केस ऑफ प्लांट ओनली इन द डे टाइम। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सो जब आपका वाटर लॉस होगा, सो देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। सो उसकी वजह से आपका एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है उसी को हम बोलते हैं कोहेंशन टेंशन थ्योरी। हमें इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि डेप्थ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि डिक्सन एंड जॉली ने कौन सा थ्योरी दिया था, या एसेंट ऑफ सैप में मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी किसकी है, वो है आपके डिक्सन एंड जॉली की। सो जैसे आप दिए में तेल डालते हो, तेल जो होता है वो आपका आगे बहुत देर तक दिया जलता रहता है, उसमें जो वो तेल होता है वो एक कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका फ्लो करता है उसमें। इसी तरीके से प्लांट के केस में होता है, प्लांट के केस में भी कैपिलरीज फॉर्म हो जाती है ड्यू टू द ट्रांसपिरेशनल पुल। बिकॉज आपका एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका प्लांट है, ये लीव्स हैं, ये सॉइल है और ये रूट्स हैं। यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट है वो आपका यहाँ तक जाना है, यहाँ से आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, वो इवेपोरेट हो रहा है लीव से, मींस ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो आपका क्या हो गया, यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट और यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट। सो जिसकी वजह से एक फोर्स डेवलप करेगा, तो ट्रांसपिरेशनल पुल जिसे हम बोलेंगे, ट्रांसपिरेशनल पुल हम जिसे बोलेंगे, जिसकी वजह से एक कैपिलरी लाइक मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी
वजह से आपका जो ये मूवमेंट होगा ये वाटर का होगा ड्यू टू द ट्रांसपिरेशनल पुल, जिसे हम कोहेंशन टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं। और आपको मैंने बता ही दिया कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही आपका जो है एसेंट ऑफ सैप मींस ट्रांसपोर्ट जो होगा फूड का या वाटर का जो भी है लीव्स से सर्फ रूट से लीव्स तक, वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट 1। अगर आपका कोई भी क्वेरी है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। And also you can contact me on this number 8283867867। ये मास्टर कैडर का प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 1 था, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को हमने आज डिस्कस किया है। फर्दर इसके और भी प्रोसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन केस आपका कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट या कोई भी क्वेश्चन होता है और या फिर आपको इंक्वायरी करनी है अपनी क्लास से रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।